हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक हम एचपी टेट के मैथ सेक्शन के सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं और आज अब आगे हम केमिस्ट्री पोर्शन में हम 2022 का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 2021 का पेपर सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री पोर्शन का। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश इज़ यूज्ड इन द कफ सिरप। देखो कफ सिरप में क्या यूज़ होता है, तो कफ सिरप में आपका इथेनॉल यूज़ होता है। क्या होता है आपका कफ सिरप में इथेनॉल यूज़ होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये क्या होता है, ये जो पानी में जल्दी घुल जाता है। ठीक है, और अल्कोहल के मुकाबले पानी में क्या ईजिली सॉल्वेंट होता है ये। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, डैश इज़ एन एंटासिड। एंटासिड देखो इसमें से कौन सा एंटासिड है, तो इसमें इसका जो आंसर है आपका सी। ठीक है, इसका आंसर है मैग्नीशियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर है दोस्तों। ये एंटासिड है, ये आपको पिछले पेपर में भी आया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश एसिड इज प्रेजेंट इन आंवला। देखो जो आंवला होता है उसमें कौन सा एसिड, ये आपको ध्यान रखेंगे। ये जो आपके एसिड होते हैं, ठीक है, जितने भी, जैसे कि आंवला में कौन सा होता है, संतरे में कौन सा होता है, नींबू में कौन सा होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी याद कर लीजिएगा। मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो, या आप बोलेंगे तो इसकी लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगा, जिसमें इनके बारे में क्या है पूरा कि कौन सा एसिड, कौन सा फ्रूट में कौन सा एसिड होता है वो बना दूंगा। परंतु मैं आपको बता दूं कि जो ये जो एसिड प्रेजेंट इन द आंवला है, आंवले में आपका कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, आंवले में कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। सी आंसर है इसका, आंवले में होता है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अगला क्वेश्चन 34। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट इन। देखो फिर से आ गया क्वेश्चन कि ऑक्सैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, दही, इमली, पालक, अंगूर। ठीक है, तो इसका आंसर है पालक। पालक में कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड होता है, स्पिनिच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि किसमें क्या क्या होता है। अभी हमने पढ़ा, इनको नोट करते चाहिए चाहे। तो हमने पढ़ा कि अभी आंवला में कौन सा होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड में कौन सा होता है आपका पालक में कौन सा होता है, ऑक्सैलिक एसिड। अगले क्वेश्चन की तरफ, डैश कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। देखो ये आपको 10th क्लास में है, ये कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स। तो इसका होगा निकल। निकल है इसमें, प्लेडियम है, प्लेटिनियम है। ठीक है, ये तीन है, लिख लीजिएगा, कई अभी ऑप्शन में कुछ और आ जाए। प्लेडियम है, ठीक है, प्लेडियम है, निकल है और आपका प्लेटिनियम है। ये तीन है। ठीक है, जो आपके क्या होते हैं, यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ द वेजिटेबल ऑयल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टू प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल्स एंड फैटी फूड मटेरियल डैश आर एडेड टू देम। देखो आपको पता है कि हमारी जो कोई भी वस्तु होती है, भोजन होता है, किसके वजह से, ऑक्सीजन की वजह से ख़राब होता है। ठीक है, तो उनको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी ऑक्सीडेंट का उपयोग करते हैं। जैसे कईयों में हम नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं। ठीक है, कई गैसें होती है जिनका हम क्या यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डैश इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फास्फोरस, डैश इज़ यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। अच्छा, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो बोल रहा है कि कौन सा यूज़ होता है इसमें से ब्लैक फोटोग्राफी में। देखो दोस्तों, तो आपकी ब्लैक फोटोग्राफी में होता है, वो होता है आपका यूज़, ऐसे तो आपका जो सिल्वर ब्रोमीन और सिल्वर क्लोराइड दोनों ही होते हैं, परंतु जो आपका आंसर की में आंसर दिया है वो AgBr दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर होगा AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अगला क्वेश्चन 38 क्वेश्चन, देखो, हीट इज इवॉल्व्ड इन डैश रिएक्शन। देखो आपको पता है कि हीट जो होती है, हीट इवॉल्व मतलब क्या है, उत्सर्जन मतलब निकलती है। क्या होती है, निकलती है, इवॉल्व्ड। ठीक है, उत्सर्जन तो कब होता है, देखो एक्सोथर्मिक में होता है। ठीक है, और जो एंडोथर्मिक होता है उसमें क्या होता है, उसमें ऑब्जर्व होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होती है, हीट ऑब्जर्व होती है, एक्सोथर्मिक में निकल जाती है। ठीक है, तो इसका होगा एंडोथर्मिक क्या होती है, एंडोथर्मिक में क्या होती है आपकी हीट ऑब्जर्व होती है, और एक्सोथर्मिक में क्या होती है,
इवॉल्व होती है, निकल जाती है, उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिंक एंड लेड आर डैश रिएक्टिव देन कॉपर। देखो आपकी जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है 10th क्लास में या 9th क्लास में, दोनों में है ये रिएक्टिविटी सीरीज, इसे आप याद कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका पोटाशियम जिसको हम के से लिखते हैं, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन। ठीक है, ऐसे नीचे को है ये, देखो उसके बाद आते हैं इसमें कार्बन का आते हैं जिंक, आयरन, टीन, ठीक है, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। देखो तो ये नीचे को मतलब क्या है, ये इसके बाद आएंगे कॉपर का जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। देखो तो क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा आपका पोटाशियम। ठीक है, उससे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, उससे कम रिएक्टिव कौन है सोडियम, उससे कम रिएक्टिव कौन सा है आपका कैल्शियम, उससे कम रिएक्टिव है मैग्नीशियम, उससे कम है एल्यूमिनियम, उससे कम है कार्बन, उससे कम है जिंक, उससे कम है आयरन, उससे कम है टीन, उससे कम है लेड, उससे कम है हाइड्रोजन, उससे कम है कॉपर, सिल्वर, सबसे कम है गोल्ड, और गोल्ड से नीचे आता है प्लेटिनियम भी आता है। ठीक है, तो सबसे कम है ये। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा आपको, इसको याद करने की ट्रिक भी है दोस्तों, क्या, प्लीज़ नॉट कॉल मी। देखो कैसे है, प्लीज़ स्टॉप, ठीक है, स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा। ठीक है, आई लाइक ठीक है, अच्छा हाँ, या दो ट्रिक है इसकी, एक आई लाइक, या आप ये लिख सकते हो कि इंस्टेंट ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। मैंने खुद बनाई है, थोड़ी सी इसमें और एलिमेंट आ जाते हैं। तो प्लीज़ स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, इंस्टेंट ट्रायल लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो क्या है, प्लीज से आपको पता चल जाएगा पोटाशियम, स्टॉप से सोडियम, कॉलिंग क्या होता है कैल्शियम, मी से मैग्नीशियम, एम आ जाएगा इसका, ए से एल्यूमिनियम, ठीक है, सी से कार्बन, जे से जिंक, आई से आयरन, टी से टीन, एल से लेड, एच से हाइड्रोजन, सी से कॉपर, एस से सिल्वर और जी से गोल्ड। ठीक है, जिसे याद कर लीजिएगा। इसने पूछा है कि जिंक एंड लेड आर द डैश रिएक्टिव देन कॉपर। तो देखो आपका क्या बोलता है, प्लीज़ डोंट कॉल मी क्यूट जेब्रा, इंस्टेंट ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। ठीक है, तो देखो इसमें जिंक है, जो इसमें जिंक और लेड है, वो क्या है, जिंक और लेड क्या है, कॉपर से पहले है, तो इससे ज़्यादा रिएक्टिव है ये। ठीक है, तो जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव, ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, किससे, कॉपर के मुकाबले ये मोर रिएक्टिव है। ठीक है, फॉलोइंग रिएक्शन इज डैश एग्जाम्पल ऑफ। देखो आयरन है, कॉपर है, ठीक है, और आयरन है, कॉपर है। देखो इसमें क्या हो रहा है, Fe+CuSO4 है जो, तो Fe क्या कर रहा है, Cu को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, तो FeSO4 और Cu, क्योंकि क्या है आयरन जो Fe है वो रिएक्टिव है ज़्यादा कॉपर से। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इसको रिप्लेस कर दे रहा है रिएक्शन में, और क्या बन रहा है, FeSO हो रहा है। तो क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेस कर रहा है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है, अपनी जगह से हटा रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एटॉमिक रेडियस डैश एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, तब क्या होता है, देखो जैसा आपका शेल होते हैं, तो शेल में क्या है, इलेक्ट्रॉन एक क्या है, इलेक्ट्रॉन या वो ऐड होते रहते हैं आपके पास। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड होते रहते हैं, और वो क्या है, न्यूक्लियस क्या है, उसे अपनी तरफ ज़्यादा, न्यूक्लियस पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो क्या ज़्यादा खींचते हैं, ज़्यादा आगे को जितना आगे को जाता है। जैसे क्लोरीन का क्या है, जैसे आपका यहाँ पे ऑक्सीजन में थोड़े कम है, आगे को जाएंगे तो क्लोरीन में बढ़ जाएगा एक। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाएगा, तो क्या जब इसमें ज़्यादा चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और क्या उसका साइज छोटा कर देगा, तो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है साइज। ठीक है, क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है साइज।
अगला क्वेश्चन, डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज डैश पॉसिबल इन, डिफ्यूजन ऑफ डैश इज पॉसिबल इन लिक्विड। देखो ऑल ऑफ द अबव, देखो ऑल ऑफ द, अगर मैं आपको डिफ्यूजन बताऊं तो क्या होता है कि अणुओं के परस्पर मिल जाने को, मतलब क्या है कि जो लिक्विड है, अगर सॉलिड का क्या है, जो अणु होंगे वो से मिल सकते हैं, लिक्विड के मिल सकते हैं और गैस के भी मिल सकते हैं, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो ऑल ऑफ द अबव, डिफ्यूजन ऑफ ऑल ऑफ द अबव इज पॉसिबल इन लिक्विड, कि सबका डिफ्यूजन मतलब सबके मॉलिक्यूल्स या अणु मॉलिक्यूल्स क्या मिल जाएंगे पानी में, सबके मिल जाते हैं, ठीक है। तो यह है सही है, ऑल ऑफ द अबव। 43 मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कस ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। देखो आपने सुना होगा कि तीन स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, परंतु चौथी भी है प्लाज्मा, ठीक है। तो 4 मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कस करें चौथी स्टेट के बारे में, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। डैश इज द होमोजेनियस मिक्सचर। देखो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है कि जो घुल जाते हैं, जैसे पानी में आप चीनी मिलाओगे, पानी है इसमें आपने चीनी मिला दी, तो चीनी क्या इसमें घुल जाएगी प्रॉपर तरीके से, तो वो क्या होमोजेनियस मिक्सचर, दिखेगी नहीं आपको चीनी, ठीक है। जो भी पानी में बिल्कुल घुल जाता है और बिल्कुल दिखता नहीं है वो होते हैं होमोजेनियस मिक्सचर, या किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी, तो वो उनको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी यही होती है कि वो ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं कि जो आपस में घुल जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया ट्रू सॉल्यूशन। टिंडल इफेक्ट शोज बाय, देखो टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है, टिंडल इफेक्ट शो करता है जिसके जो मॉलिक्यूल्स का साइज होता है, ठीक है, वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, थोड़ा बड़ा होता है वो। तो आपका ट्रू सॉल्यूशन आपका टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता, ठीक है। सस्पेंशन कई बार करता है और कोलाइडल तो करता ही करता है, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जो आपका है, जो आपका ऑफिशियल आंसर किसके अनुसार दिया है वो सी दिया है। इन्होंने बोला कि कोलाइडल सॉल्यूशन ही क्या करते हैं, शो करते हैं टिंडल इफेक्ट, परंतु ऐसा नहीं है, कई बार आपके सस्पेंशन वाले भी शो कर देते हैं टिंडल इफेक्ट, कई बार, ठीक है। टिंडल इफेक्ट होता है क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि जैसे आपने पानी है, जैसे आप कोई पानी है, इसमें आपने कुछ द्रव डाला है, मान लो कुछ भी डाला है, अब आप इसमें से लाइट गुजारोगे तो वो क्या स्कैटर कर देगी लाइट को, फैला देगी लाइट को, ठीक है, फैला देगी वो लाइट को, होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब आप ये बोल रहा है कि कौन से मॉलिक्यूल क्या है जो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इनका साइज़ लगभग 1 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर के आसपास होता है, ठीक है। तो ये शो करते हैं, हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन शो करते हैं हमारा टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एज रिएक्शन। ये बोला कि वनस्पति द्रव्यों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना, जैसे कि आप घर में होते हैं, आप देखो गोबर होता है, उसमें आप सब्जी वगैरह डालते हैं, बोल रहा है कि जब वो डीकम्पोजिशन हो जाता है तो वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट डैश किसका एग्जांपल है। देखो जब आपने गांव के लोग होंगे तो आपने देखा है कि जब आप एक जगह गोबर को रखते हैं, ठीक है, जब आप उसको गोबर को खेत में फेंकते हैं तो जो नीचे गोबर होता है वो क्या करता है, हीट, वो गर्म होता है, हीट प्रोड्यूस करता है वो। जब आप खेत में फेंकोगे उसको डाल में, जो भी आपके बोलते हैं डाल या तसला जिसमें भी आप लेते हो, तो आप दिन चीज़ देखोगे गर्मी पैदा हो रहती है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो जो डीकम्पोजिशन से गर्मी से बाहर निकलने का तो मौका नहीं मिला, वो अंदर ही है। तो क्या है और हीट किस में निकलती है बाहर, मैंने क्या बताया था, एक्सोथर्मिक में हीट क्या निकलती है बाहर, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या है, एक्सोथर्मिक में क्या है, हीट बाहर निकलती है, तो कौन सा हुआ ये, एक्सोथर्मिक हुआ, क्या हुआ, एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक में क्या है, हीट ऑब्जर्व होती है। डैश इज आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल, देखो कौन सा केरोसिन ऑयल में स्टोर होता है, तो बोथ ए एंड बी, ठीक है, बोथ ए एंड बी। क्यों होता है, क्योंकि रिएक्टिव होते हैं, जो आपके वातावरण में आके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए उनको केरोसिन ऑयल में स्टोर करना पड़ता है। आफ्टर वाइट वॉश द वॉल शाइन्स आफ्टर 2-3 days ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, क्यों होती है शाइन, देखो अपने घर में आप चूना करते हो, मान लो ये बोला है वाइट वॉश होता है चूना सफेदी करने, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि उसका करते हो तो 2-3 बार वो चमकने लगता है, क्यों होता है ऐसा, वो होता है क्योंकि देखो जो आपका वाइट वॉश होता है COAOH2, ठीक है, ये क्या करता है, जब CO2 होती है जो आपकी वातावरण में, CO2 होती है आपके वातावरण में, इसके साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ रिएक्शन करता है और क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनाता है, CaCO3 बना देता है, CaCO3 बना देता है। जब ये कैल्शियम का, जब आपने चूना किया, मान लो CaOH2, ये चूना है आपका, ये आपने कर दिया बॉल में, ठीक है,
छेद तो है नहीं, ठीक है। तो आपने चूना कर दिया मान लो वॉल में, तो CO2 जो आपकी वातावरण में प्रेजेंट होती है, तो वो क्या है, उसके साथ रिएक्शन करेगी। CO2 क्या है, रिएक्शन करेगी इस वॉल के साथ, रिएक्शन कर रही है और क्या कि सफेद हो जाती है कुछ टाइम बाद, बहुत चमक देने लग जाती है और क्या बना देती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना देती है। तो इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट बी। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद, देखो मैंने आपको बताया एक्टिविटी सीरीज मैंने आपको बताई क्या, प्लीज़ नॉट कॉल मी अ बिग जेब्रा वाली, ठीक है, कि पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, ऐसी, ठीक है, जो आपके ऊपर के होते हैं, जैसे पोटाशियम, कार्बन, सोडियम और कैल्शियम तक, ये क्या है, ये आपके जो कोल्ड वाटर होता है, हॉट वाटर होता है, स्टीम, तीनों के साथ रिएक्ट करते हैं, मतलब कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन कर देते हैं, जो उससे नीचे आते हैं, ठीक है, मीडियम जैसे मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये क्या है, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, और जो उससे नीचे आते हैं, ये सॉरी एल्यूमिनियम नहीं लेना इसमें, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। बाकी जो एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये क्या है, स्टीम के साथ रिएक्शन करते हैं। समझ रहे हैं आप, मतलब क्या कि जो ऊपर के रिएक्टिविटी सीरीज में ये तीनों के साथ करते हैं, जो बीच में आते हैं वो क्या है, वो करते हैं आपके हॉट वाटर और स्टीम के साथ, और जो सबसे लास्ट में आते हैं वो करते हैं सिर्फ स्टीम के साथ, जैसे एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। तो इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फेराइट इज इक्वल टू द टेम्प, देखो ये फार्मूला होता है कि क्या, ये वाला फार्मूला इसका 9/5 सेल्सियस, फेराइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का 35 + 35, ये फार्मूला होता है, ठीक है, इसे याद रख लीजिएगा, कहीं आपको सॉल्व करने के लिए सीधा कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है, 9/5 सेल्सियस + 35, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है, 273.16 केल्विन, ठीक है। 0 से ऊपर जब आपका आ जाता है पॉजिटिव में, तो आपका मेल्ट क्या आती है, आपकी मेल्ट होने लग जाती है, तो उसका है 273.16, इसे एग्जैक्ट याद रखिए, 16, देखो 14, 13, 12, तो ये एग्जैक्ट 16 ही याद रखिए, 273.16। कन्वर्सेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड, देखिए बोल रहा है कि अगर आप सॉलिड से सीधा कन्वर्ट हुई कोई चीज़ गैस में, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, कंप्रेशन, वेपराइजेशन, ऑल ऑफ द, देखो इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए चाहे आप, ठीक है, इसे चाहे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ऐसे नहीं है, यहाँ गैस लिखिए, यहाँ लिक्विड लिखिए, यहाँ लिख दीजिए सॉलिड। देखो जब आपकी कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, देखो आपकी जैसे बर्फ़ है और लिक्विड में चेंज होगी, तो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, तो क्या बोलते हैं, मेल्टिंग, इसको बोल देंगे मेल्टिंग, ठीक है। जब आपकी लिक्विड से गैस में होगी, देखो लिक्विड और गैस में होगी, तो वेपराइजेशन बोलते हैं, वेपराइजेशन होगी, वाष्पीकरण। और जब गैस से सॉलिड में होगा, जब कोई चीज़ गैस है और एकदम सॉलिड बन गई, उसको क्या बोलते हैं उसको, गैस से सॉलिड, सोचिए गैस से सॉलिड, देखिए ये वाला थोड़ा वर्ड कम आता है, तो इसको बोलते हैं डिपोजिशन, डिपॉजिट हो जाना, डिपोजिशन, गैस से सॉलिड में, ठीक है, सीधा गैस से सॉलिड में हो जाता है ये। उसके बाद देखो, जब सॉलिड से आपको उल्टा चलते हैं, यहाँ सॉलिड से जब गैस में कोई चीज़ डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है, किससे, सॉलिड से सीधा गैस में, कोई चीज़ सॉलिड में और गैस में, जैसे आपके वो आप क्या बोलते हैं सर, जो आपके टॉयलेट्स में होते डाले हुए, याद नहीं आ रहा मुझे से, वो भी होते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, ये ध्यान रखिए, सब्लिमेशन। और जो आपकी कुछ चीज़ गैस से लिक्विड में चेंज हो रही है डायरेक्ट, उसको बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन। गैस से किस में हो रही है, लिक्विड में, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और जो आपका लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा है, लिक्विड से किस में हो रहा है, डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग, जैसे पानी से बर्फ़, फ्रीजिंग बोल देते हैं, या सोल्डिफिकेशन बोल देते हैं, ठीक है।
सॉलिडिफिकेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो देखो सॉलिड से गैस डिपोजिशन, गैस से लिक्विड, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग, सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग, लिक्विड से गैस में वेपोराइजेशन और गैस से सॉलिड में आपका हो जाता है डिपोजिशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन, गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, सॉलिड से लिक्विड उल्टा करेंगे मेल्टिंग, लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन, गैस से सॉलिड डिपोजिशन, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है, डैश कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग टू लिक्विड स्टेट, सॉलिड से क्या बोल रहे हैं, गैस। देखो सॉलिड से क्या बोल रहे हैं, ये सॉलिड से हो गया आपका, सोलो मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, सॉलिड से गैस क्या था सॉलिड से गैस, सोच लिया, इसका आंसर है सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस होगा सब्लिमेशन। अब आगे चलते हैं, डैश इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड एट द टेम्परेचर इज, देखो बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड मतलब क्या है कि किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया, जैसे बर्फ़ गल रही है, ठीक है, तो उसका तापमान कैसे रहता है, तो उसका ताप आता है रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि हर चीज़ का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है कि इस टेम्परेचर पर मेल्ट होती है, ठीक है। तो जब वो टेम्परेचर आता है तो क्या वो मेल्ट लग जाती है, उससे ज़्यादा उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता कभी भी, ठीक है। तो टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट। अगर बर्फ़ है तो बर्फ़ जब 0 डिग्री से नीचे आएगी तो पिघलने ही लग जाएगी। वेपोराइजेशन कॉज, देखो वेपोराइजेशन के कारण क्या होती है, अब देखो जहाँ वेपोराइजेशन होती है तो वहाँ जब आप छूओगे नीचे तो वो क्या ठंडा हो जाती है जगह, ठंडी हो जाती है जगह। तो ऐसे ही तो इसका आंसर देखो कूलिंग होना चाहिए, पर ऑफिशियल आंसर के हिसाब से हमें क्या दिया है, हीटिंग दिया है, ठीक है। तो हीटिंग दिया है, अब ये मुझे पता नहीं कि हीटिंग इसका आंसर क्यों होगा, पर इसका आंसर ऑफिशियल आंसर के अनुसार हीटिंग दिया है, ठीक है। और देखो कूलिंग क्यों होती है, कूलिंग क्यों होता है, क्योंकि जब आप वेपोराइजेशन होती है, ठीक है, जैसे पानी है, पानी वेपोराइजेशन क्यों होती है, जब उसमें क्या है, बाहर से कोई एनर्जी, बाहर से हम एक्स्ट्रा इंटरनल एनर्जी एक्सटर्नल एनर्जी बाहर से देते हैं हम, जब उसमें मान लो ये पानी है, ये ठीक है, पानी है, ये पानी है, ठीक है, पानी है, ठीक है। इसकी वेपोराइजेशन कब होगी, जब हम बाहर से, ऐसे तो इसको क्या जरूरत है वेपोराइजेशन होने की, जब बाहर से इसमें सनलाइट पड़ेगी, ठीक है, बाहर से जब इसमें सनलाइट पड़ेगी, ठीक, उसके कारण क्या होगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेशन एनर्जी हो जाएगी एक्स्ट्रा उनके पास जो उनको नहीं चाहिए थी, वाइब्रेट लग जाएंगे करने, तो क्या है, वाइब्रेट लग जाएंगे करने क्या है, हीट होगी, हीट से क्या होगे, वेपोराइजेशन हो जाएगी, वो वेपोराइज हो जाएंगे तो नीचे क्या बचेगी, जो गर्म हुए, जो ज़्यादा तप गए वो तो उड़ गए, जो बच गया क्या, ठंडा बच गया, जो ठंडा रह गया नीचे, तो ऐसे कूलिंग होना चाहिए इसका। अब पता नहीं इसका आंसर इसका हीटिंग है, ऐसे ऑफिशियल आंसर के थ्रू। डैश आर स्टेबल, देखो इसमें से स्टेबल क्या है, डैश आर स्टेबल, तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी, सॉल्यूशन और कोलाइड्स दोनों क्या है, स्टेबल है। अगला क्वेश्चन, कैलामाइन सॉल्यूशन कंटेन, देखो जो कैलामाइन सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है, क्या कैलामाइन सॉल्यूशन होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, तो वो करते हैं जिंक कार्बोनेट, क्या करते हैं, जिंक कार्बोनेट, ठीक है, कुछ परसेंटेज होती है इसकी, जिंक ऑक्साइड होते हैं, जो जिंक ऑक्साइड होता है इसमें, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड होता है, एटॉमिक नंबर पर, ठीक है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है अरेंज किस बेस पे हुआ हुआ, आपके नंबर्स का, एटॉमिक नंबर्स देखिए उसी हिसाब से अरेंज हुआ हो, तो इसका आंसर है 57। द सॉल्यूशन विच डू नॉट अफेक्ट ब्लू और रेड में लिटमस पेपर आर कॉल्ड, जो इफेक्ट नहीं कर रहा है, रेड भी नहीं हो रहा है और ब्लू लिटमस पेपर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा, तो वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ठीक है। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन, देखो मैंने बताया है कि जैसे जब आप इसको लिखते हो, जैसे BR 80 और क्या लिखा 35, तो ये एटॉमिक नंबर होता है, ये मास होता है। और आपको पता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। और मास क्या होता है, मास होता है न्यूक्लियस में, जो न्यूक्लियस होता है आपका, ठीक है, उसमें
जो आपका प्रोटॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन माइनस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। जो मास क्या होता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो न्यूक्लियस में होती है, ठीक है, और नंबर क्या होता है प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन। अब बोल रहे हैं कि इसका न्यूट्रॉन कितने हुए, तो जब आपको पता है कि 80 है, जो ये क्या है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का प्लस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का प्लस है, ठीक है। जब आप इसमें से प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो न्यूट्रॉन बच जाएगा। और प्रोटॉन कितने हमारे पास, प्रोटॉन कितने हमारे पास 35 दिया है, 35, ठीक है, और प्लस न्यूट्रॉन 35 को तो ले जाओ 80 माइनस 35 कितना आ गया आपका 45। तो इसका आंसर है सी, ठीक है, सी। अगला क्या है, प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम आर द एग्जाम्पल ऑफ। देखो आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स। देखो आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, जिनका क्या है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। मतलब मास इसका डिफरेंट हो सकता है पर सेम नंबर ऑफ इसमें क्या होंगे प्रोटॉन्स होंगे, वो होता है आपका आइसोटोप्स। और आइसोबार्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है सेम मास नंबर, इनका मास नंबर सेम होगा। आइसोटोन्स क्या होता है, आइसोटोन्स आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होगा न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, एंड हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। देखो जैसे कि आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स है तो आइसोटोप ऐसे लिखे जा सकते हैं कि इनका क्या है, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट है, मान लो एलिमेंट लिख दिया मैंने, तो इसका क्या है सेम नंबर होगा। मतलब यहाँ भी 40 है तो यहाँ भी 40 होगा। इसके मास अलग अलग हो सकते हैं, मान लो यहाँ 50 है तो यहाँ 51 है, ये मास अलग अलग हो सकता है पर नंबर सेम होना चाहिए, ठीक है। और आइसोबार क्या बोलता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, ये बोलता है नंबर अलग अलग हो सकता है, मतलब यहाँ 40 हो सकता है, यहाँ 41 हो सकता है, पर मास सेम होना चाहिए 50, मतलब 81 और 82, ठीक है, 81, मतलब क्या आइसोबार में एटॉमिक मास सेम होना चाहिए, ठीक है। आइसोटोन्स बोलता है कि इसके न्यूट्रॉन की संख्या सेम होनी चाहिए। मतलब क्या, न्यूट्रॉन जो होते हैं जब आप क्या करेंगे, न्यूट्रॉन कौन से होते हैं जो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में क्या होते हैं आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो होता है न्यूट्रॉन की संख्या क्या है सेम होनी चाहिए। इसको मास नंबर और एटॉमिक नंबर से न्यूट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, दोनों में सेम होनी चाहिए एलिमेंट्स में, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहीं तक थी वीडियो। मुझे लगता है आपके वीडियो आपके लाभ की होगी। अपनी राय जरूर दीजिए, अपनी क्या क्या ला सकता हूँ मैं ये जरूर बताइए, अपनी इच्छाएं जरूर बताइए कि क्या और देखना चाहेंगे आप मेरे चैनल पर, ठीक है। अपनी राय दीजिए, इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।